सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है मनी एंड क्रेडिट। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो रोजाना की हमारी जिंदगी में हम डेली देखें तो हम पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहीं कुछ सामान लेना हो देना हो तो पैसे का इस्तेमाल हमारा बहुत ज्यादा होता है। Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. तो किसी दिन भी आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए और आसपास अपने देखिए तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे सौदे हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा लेन देन हो रहा है। ट्रांसैक्शन का मतलब सौदा होता है यानी लेन देन। यानी आप एक दिन गौर करिए और देखिए कि कितना चीजों का सौदा हो रहा है, यानी कितनी चीजें ली जा रही हैं, दी जा रही हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? क्या आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं कि क्या आपने खरीदा, क्या आपने बेचा? इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। तो बहुत सारे ये जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं यानी जो सौदे हो रहे हैं वहां क्या हो रहा है? सामान खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है पैसे की मदद से। यानी पैसा देके सामान खरीदते हैं और पैसा लेके सामान बेचते हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद द मनी। और बहुत सारे सौदे क्या हो रहे हैं? सर्विसेज एक्सचेंज की जा रही है पैसे की मदद से। अब सर्विस में क्या आएगा? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था कि सर्विस क्या होती है। जैसे आपको डॉक्टर को दिखाना है, आप बीमार हैं तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, वो सर्विस में आएगा। तो वहां भी आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको फोन रिचार्ज कराना है ताकि आप बात कर सकें, इंटरनेट चला सकें, तो वो भी एक सर्विस है। यहां पर भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो सर्विस में भी मनी का एक्सचेंज होता है। कोई पैसा ले रहा होता है सर्विस देने की वजह से और किसी को सर्विस मिलती है जिसकी वजह से वो पैसा दे रहा होता है। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि असल में कोई मनी का ट्रांसफर आपको नहीं दिखता, यानी सामान खरीदा और बेचा तो जाता है लेकिन उस समय पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि एक प्रॉमिस कर लिया जाता है कि हाँ हम बाद दे देंगे। अक्सर हम उधार लेते हैं ना कि खाते में लिख लेना, बाद में दे देंगे। तो सामान का तो एक्सचेंज हुआ, सामान बेचा भी गया, खरीदा भी गया, लेकिन पैसे के लिए कह दिया कि हम बाद में देंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो सौदे होते हैं, ये जो लेन देन होती है, ये जो खरीदना और बेचना होता है, ये पैसे में क्यों होता है? द रीजन इज सिंपल। सिंपल सा रीजन है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। एक आदमी जिसके पास पैसा है वो बहुत आसानी से सामान का एक्सचेंज कर सकता है, यानी खरीद और बेच सकता है, या कोई सर्विस है जिसको बेच सकता है और खरीद सकता है। तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के लिए आसानी होती है। सिंपल क्या है, पैसे का लेने देने में सामान इधर सुधर हो जाता है। Thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. तो हर कोई ये चाहता है कि उसको जो पेमेंट है, जो भुगतान है, वो पैसे में मिले। यानी अगर कोई सामान वो बेच रहा है तो चाहेगा उसके बदले हमको पैसा मिले, या कोई सर्विस दे रहा है तो उसके बदले भी वो चाहेगा कि हमको पैसा मिले, ताकि जब हमको पैसा मिल जाएगा तो उस पैसे से जो हमको लेना होगा, जो हमारी जरूरत होगी, वो हम खरीद सकते हैं। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर। एक जूता बनाने वाले का केस हम लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट। वो जूता बनाता है और वो चाहता है कि उसका जूता बिके, और उसे गेहूं खरीदना है, उसको गेहूं की जरूरत है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। तो जूता बनाने वाला क्या करेगा? सबसे पहले जूता बेचेगा, उसके बदले में वो पैसा लेगा। अब उस पैसे की मदद से वो गेहूं जाके खरीदेगा, यानी गेहूं वाले को वो पैसा देगा तो गेहूं वाला गेहूं देगा। ठीक। Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. अब जरा कल्पना करिए और मान लीजिए कि पैसे वाला सिस्टम कोई है ही नहीं। अब जूता बनाने वाले को क्या करना है कि वो किसी को जूता देगा अपना, बदले में गेहूं लेगा। He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoe in exchange. अब उसको क्या करना पड़ेगा? जो जूता बना रहा है उसको ऐसे किसान को ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं की खेती कर रहा है और वो अपना गेहूं बेचना चाह रहा है। और ये तो है कि गेहूं बेचना चाह रहा हो, साथ ही साथ उसको जूते की भी जरूरत हो, क्योंकि पैसे का सिस्टम है नहीं। ये जूता देगा, बदले में वो गेहूं देगा। तो ऐसे इंसान को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। एक तो गेहूं वाले को जो गेहूं बेचना चाह रहा हो, दूसरा उस बेचने वाले को जूते की जरूरत हो।
दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। यानी दोनों पार्टीज को, यानी दोनों लोगों को, जूता बेचने वाले को और गेहूं बेचने वाले को एग्री करना पड़ेगा कि ठीक है, जूता वाला कहेगा कि हम आपका गेहूं ले लेंगे, आप मेरे जूते को खरीद लीजिए। गेहूं वाला भी कहेगा ठीक है, मैं अपना गेहूं बेच रहा हूं, आप बदले मुझे जूता दे दीजिए। तो दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस कहते हैं इत्तेफाक को, संयोग को। अब यहां डबल कोइंसिडेंस यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं और दोनों एग्जाम देते हैं और एग्जाम में दोनों लोगों के मैथ्स के अंदर मार्क्स बराबर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका 90 मार्क्स आया तो उसके दोस्त का भी 90 मार्क्स आया, तो हम क्या कहेंगे कि एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, यार दोनों दोस्त इतने अच्छे और दोनों का मार्क्स मैथ में बराबर है, हाँ बस चीटिंग ना किए हो। तो एक कोइंसिडेंस हो गया। अब अगर उनके साइंस में भी मार्क्स बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे यार डबल कोइंसिडेंस है, यानी मैथ में भी बराबर है और साइंस में भी बराबर है। तो यहां पर भी इस केस में जो हमने जूते वाले और गेहूं वाले की बात कर रहे हैं, यहां पर भी डबल कोइंसिडेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी जूता बनाने वाले को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको गेहूं चाहिए, उसको गेहूं लेना है। तो इतनी सारी चीज बिक रही है, उसमें से गेहूं वाला मिल जाए, ये एक कोइंसिडेंस हो जाएगा। दूसरा चीज, उस गेहूं वाले को जिसको इसने ढूंढा है, उसको जूते की जरूरत हो, यह दूसरा कोइंसिडेंस है, क्योंकि वो अपना गेहूं काहे देगा? अगर मान लीजिए जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, गेहूं वाला कह रहा है आई डोंट नीड शूज, आई नीड क्लोथ्स। अगर वो कहे कि मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे जूता नहीं चाहिए, तो जूते के बदले गेहूं थोड़ी ना देगा वो, उसको तो कपड़ा चाहिए कि ठीक है कपड़ा दोगे तब हम गेहूं देंगे। तो यहां डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, तो ये ऐसा केस होता है जहां एक आदमी जो चीज बेचना चाह रहा है, अगला बंदा वही चीज खरीदना चाह रहा हो। यानी जूता बेचने वाला जूता बेचना चाह रहा है और गेहूं वाला गेहूं खरीदना चाह रहा है, तो इसे कहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो अब एक बार्टर सिस्टम क्या है? यहां पर सामान का, गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है बिना पैसे के इस्तेमाल के। यानी चावल दो तो हम कपड़ा देंगे, कपड़ा दो तो हम जूता देंगे, जूता दो तो हम तेल देंगे। तो ये जो सामान के बदले सामान वाला सिस्टम होता है, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहां पैसे का लेन देन नहीं होता। तो यहां क्या बात कही जा रही है कि बार्टर सिस्टम के अंदर ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी फीचर है। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। यानी अगर गेहूं बेचने वाले को जूते की जरूरत नहीं होगी तो जूता बनाने वाला अपना जूता नहीं बेच पाएगा और ना ही वो गेहूं खरीद पाएगा। तो दोनों लोगों का एक दूसरे का सामान लेने के लिए तैयार होना जरूरी है। अब ये एक और डायग्राम है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है। ये कह रहा है आई वॉन्ट शूज बट आई डोंट हैव व्हीट। तो अब ये तीनों लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तीनों लोगों के पास सामान है और एक दूसरे की जरूरत का सामान है, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। यानी ये जो बर्तन बना रहा है, ये कह रहा है कि भैया हमको जूते की जरूरत है, हमको जूता दे दो, लेकिन हमारे पास गेहूं नहीं है, बर्तन ले लो। तो जूता वाला कहेगा बर्तन नहीं चाहिए यार, गेहूं चाहिए। गेहूं वाला कह रहा है हमको जूता नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants. वहीं एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी यानी सिंपल लैंग्वेज में पैसे के लेन देन से जो जुड़ी हो, तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? पैसे का इस्तेमाल होता है। तो वहां पैसा क्या करता है? एक और स्टेप बीच में ऐड कर देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी क्रूशियल, इंटरमीडिएट यानी बीच का स्टेप ऐड हो जाता है। जिससे फायदा क्या होता है? ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत है उसे एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी डिलीट हो जाता है। अब मनी बीच में कैसे आता है? जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जूता बेचने वाला पहले जूता बेचेगा, उससे पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो गेहूं खरीद लेगा। तो इसमें एक स्टेप बढ़ गया, यानी जूता पहले पैसे में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पैसे से गेहूं में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक इंटरमीडिएट अलग से स्टेप आ गया इसमें। लेकिन ये कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई है। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes at the same time sell him wheat. तो पैसे के आ जाने की वजह से यह फायदा हुआ है कि अब जूता बनाने वाले को ऐसे फार्मर को ढूंढने की जरूरत नहीं है जो गेहूं दे और जूता खरीद ले। All he has to do is find a buyer for his shoes. उसको सिर्फ
अपना जूता बेचने वाला चाहिए कि मेरा कोई जूता खरीद ले बस। Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodities in the market. तो उसने जब जूता उसका बिक जाएगा, उसके हाथ पैसा आ जाएगा, तो वो पैसा लेके मार्केट में जाएगा, कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है या और भी जो चीज वो चाहता है वो खरीद सकता है। Since money act as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. तो मनी को क्या कहा जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बीच का स्टेप बनकर आता है किसी भी सामान को खरीदने या बेचने में। पहले उस सामान को बेचेगा, उसके बदले पैसा लेगा, अब उस पैसे से दूसरा सामान लेगा। ओके, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है और मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, we have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. तो हम ये चीज पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले पार्ट वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं यानी सौदा लेते हैं, लेन देन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जूते वाला है और उसको गेहूं की जरूरत है, तो वो क्या करता है? पहले वो जूते को बेचता है, उससे पैसा मिलता है, उस पैसे से वो गेहूं खरीद सकता है। तो बीच में एक मीडियम की तरफ वर्क करता है ये मनी। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। तो जब सिक्के नहीं हुआ करते थे, कॉइन्स वगैरह नहीं होते थे, तो अलग अलग तरीके की चीजों को मनी की तरह यूज किया जाता था, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस, इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। एग्जाम्पल हम लेते हैं, इंडिया के अंदर बहुत पहले जब सिक्के वगैरह यूज नहीं होते थे, तब किस तरह से लेन देन होता था? तब ग्रेन्स को यानी अनाज को और कैटल यानी जो पशु होते हैं, जानवर, उनको मनी की तरह यूज किया जाता था। अब ये कैसे होता था? फॉर एग्जाम्पल, ग्रेन्स का ले लें, अनाज का। तो किसी भी चीज की आपको जरूरत है तो अनाज के बदले आप ले सकते हैं। आपको कपड़ा चाहिए, बर्तन चाहिए, जूता चाहिए या XYZ कोई भी चीज हो, अगर आपके पास अनाज है तो आप अनाज को देकर, ग्रेन्स को देकर, यानी गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसको देकर वो सामान आप ले सकते हो। तो मनी में भी तो ऐसे ही होता है ना कि आपके पास पैसा हो तो कुछ भी आप खरीद सकते हो उसके बदले में। ये बार्टर सिस्टम से अलग है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता है, आप मेरा सामान ले लो, मैं आपका सामान ले लूंगा। लेकिन मनी वाले केस में ग्रेन से यूज होगा, वो अगर किसी आदमी को जरूरत ना भी है तो भी वो ग्रेन आपसे ले लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस ग्रेन्स के बदले, इस अनाज के बदले मैं दूसरा सामान ले सकता हूं। तो बहुत पहले ग्रेन्स और कैटल को मनी की तरह यूज किया जाता था। Thereafter came the use of the metallic coin, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. उसके बाद चीजें बदली और लोग सिक्का यूज करने लगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। इसके सिक्के यूज करते थे कि कोई भी सामान किसी को बेचना है तो सिक्के के बदले वो बेचते थे कि जूता चाहिए तो आप ये वाले सिक्के इतने दे दो, तो सिक्का आ जाता था, तो उससे वो आदमी कोई भी सामान दूसरा खरीद सकता था। और ये सिक्के वाला सिस्टम अभी लास्ट सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी तक चलता रहा, यानी 1900 के अंदर भी ये सिक्कों का यूज होता था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके के कॉइन्स होते हैं जो अलग अलग एरिया के अंदर यूज होते थे। अब हम बात कर लेते हैं करेंसी की। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन। तो आज के जमाने में जो मनी है वो करेंसी के फॉर्म में है, यानी आज जो करेंसी चल रही है वही मनी है। अब आप कहेंगे करेंसी मनी है, ये कुछ समझ सिस्टम समझ में आया नहीं, तो मनी ही रहने देते, करेंसी क्यों नाम दिया? अभी हम उसको देखेंगे कि करेंसी अलग से नाम क्यों दिया जबकि वो मनी है, तो करेंसी हम क्यों कह रहे हैं। तो आज के टाइम में जो पैसा है वो करेंसी की तरह यूज होता है। अब करेंसी में आपका पेपर की नोट होती है या कॉइन्स होता है, आप जानते ही हैं। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made up of precious metals such as gold, silver and copper. तो जैसा कि पहले मनी यूज किए जाते थे, तो जो भी चीजें मनी की तरह यूज की जाती थी उनकी कुछ वैल्यू होती थी। आज की जो मॉडर्न करेंसी है वो किसी गोल्ड, सिल्वर या कॉपर से नहीं बनी होती जो कि कीमती होते थे। तो पहले के जो कॉइन होते थे वो ऐसे ही होते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के। लेकिन आज की जो करेंसी है वो इस तरह नहीं। जैसे कि आप पेपर की नोट देखिए, 2000 की नोट भी एक कागज के टुकड़े से बनी है, उसकी असली वैल्यू कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। और अगर ग्रेन्स और कैटल से हम कंपेयर करें तो अनाज क्या है? आदमी के डेली के यूज की चीज है। कैटल है, आदमी, जानवर है, गाय है, बकरी है, वो आदमी पालता है उसको दूध के लिए। तो आज की करेंसी को आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर नोट ले लो तो उसको हम सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं, वरना अगर एक्सचेंज के लिए उसको हम हटा दें तो सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, उस पर चाहे चुरमुरा बना कर खा लो।
द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, तो उसकी अपनी खुद का कोई यूज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर 2000 का नोट भी ले लो तो उस नोट को और किसी काम के लिए आप यूज नहीं कर सकते, यानी वो सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा है और इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम पहले के मनी देखें तो अनाज हो गया, अनाज की अपनी खुद की वैल्यू है। अगर एक्सचेंज करने के लिए अगर मना कर दे कि भैया हम अनाज में चीजों का लेन देन नहीं होगा, तो भी उस अनाज को आप यूज कर सकते हो। इसी तरह कैटल्स हो गया, या गोल्ड और सिल्वर है, कोई कहे कि हम चांदी और सोने के सिक्के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन गोल्ड की वैल्यू तो रहेगी। लेकिन आज की करेंसी को अगर बंद कर दिया जाए कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसा कि नोटबंदी के टाइम हुआ था कि जो करेंसी थी उसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसके बदले कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो फिर उस नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, वो एक कागज टुकड़े की तरह था और कुछ नहीं। देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो भैया जब इस कागज की नोट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने क्यों बनाया? इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि उस देश की जो गवर्नमेंट है उसने उसको अथोराइज किया है, यानी उसने उसको परमिशन दिया है कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी सामान आपको लेना है देना है तो उसको इस करेंसी के अंदर यूज कर सकते हैं। अब अलग अलग कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है, तो वहां की गवर्नमेंट ने उस करेंसी को अप्रूवल दिया होता है कि हाँ इसमें आप चीजों का लेन देन कर सकते हो। तो अब दोनों चीज थोड़ा आपको क्लियर हो गई होगी कि करेंसी और मनी में क्या फर्क है। जो पहले हम मनी यूज करते थे उसको हम मनी का ही नाम देते थे, इसलिए क्योंकि उसकी अपनी कोई वैल्यू होती थी, वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज होता था और साथ ही साथ उसकी अपनी वैल्यू होती थी। लेकिन करेंसी वर्ड हम इसके लिए आए क्योंकि यहां पर जो हम मनी को यूज कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, उस मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक करेंसी है। और जब उसको चाहे गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को खत्म कर सकता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोट छापने का यानी करेंसी इशू करने का काम है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। अब आरबीआई के अलावा कोई और संगठन या कोई आदमी करेंसी नहीं छाप सकता कि घर बैठे करेंसी की मशीन लगाए और नोट छाप रहे हैं, कोई नहीं कर सकता, ना अपनी अलग से कोई करेंसी बना सकता है। मोरओवर द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। और इस करेंसी की खास बात क्या है कि इसको कानून की तरह बना दिया गया है, यानी लीगल कर दिया गया है कि इस रुपीज को इंडिया के अंदर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं। यानी आपके पास रुपया है, अब वो कितने भी नोट हो सकती है, 10 की, 20 की, 500 की, 2000 की, उसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। तो कोई आदमी इसको कानूनी तौर पर तो इनकार नहीं कर सकता कि भैया हम ये नोट नहीं लेंगे। हाँ अगर कुछ फटी जली ना हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि हम इंडियन रुपी नहीं लेंगे। अगर इंडिया के अंदर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसको पैसा इंडियन रुपीज में दे सकते हैं और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसीलिए इंडिया के अगर हम बात करें तो जो रुपी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कॉमनली हम यूज करते हैं। अब देखते हैं हम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। द अदर फॉर्म इन विच द पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक्स। तो दूसरा तरीका पैसा रखने का क्या है कि बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दो, बैंक के अंदर पैसे को जमा कर दो। तो इस तरह भी लोग पैसा रखते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर दियर डे टू डे नीड्स। तो आदमी को डेली यूज के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ही पैसों की जरूरत पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस वर्कर हु रिसीव दियर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है, काम करने वाला है, वो हर महीने जैसे ही एंड होगा उसको सैलरी मिलेगी, तो एंड में जो पैसा उसके पास होगा कुछ बच जाएगा, अगली सैलरी आएगी तो जो पैसा उसके पास अभी बचा हुआ है उसका क्या करेगा? वॉट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? तो एक्स्ट्रा जो बच गया पैसा, यानी जो मंथ महीने भर में खर्चा किया उसने, उसके बावजूद भी जो पैसा बच गया, अब अगली सैलरी आ गई है, अब उसमें इस्तेमाल करेगा। तो ये जो पहले महीने की जो बची थी उसका क्या करेगा? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो अपने नाम से बैंक में खाता खुलाएगा, अकाउंट खुलाएगा और उसके बाद वो पैसा जो एक्स्ट्रा वाला है वो उसके अंदर रख देगा, सिर्फ जरूरत का पैसा अपने पास रखेगा। Banks accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposit। तो बैंक क्या करेगा? वो उस पैसे को जमा कर लेगा और उस जमा पैसे को जो आपने जमा किया है उस पर इंटरेस्ट भी देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% इंटरेस्ट दे रहा है और आपने 100 रुपए जमा किया
तो अगले साल आपके अकाउंट में वो 100 का 110 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट मिला। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो इससे दो फायदा हुआ, एक तो उसका पैसा सेफ रहेगा, घर में रखेगा, पता नहीं घर में आग लग गया, बाढ़ आ गई, अब बैंक में रखा रहेगा तो उसका सुरक्षित रहेगा, और दूसरी चीज उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, यानी उसका पैसा बढ़ता भी रहेगा। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, और उसमें यह भी है कि जब चाहे पैसा आप निकाल सकते हो। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो चूंकि बैंक में जो आपने पैसा जमा किया है उसको जब चाहे आप निकाल सकते हो, जब आपको जरूरत हो। सुबह आपने जमा किया, शाम को जरूरत है, आप निकाल सकते हो, इसीलिए इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। अब डिपॉजिट एक अलग तरह का भी होता है, जनरल डिपॉजिट, उसमें कुछ टाइम के लिए फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल या 10 साल आपने उसको फिक्स कर दिया, तो उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, वो भी डिपॉजिट होता है। लेकिन यहां पर जो जनरल हम यूज कर रहे हैं, जहां जो हम अभी बात कर रहे हैं डिमांड डिपॉजिट की, उसमें आप पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हो, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। तो एक और फैसिलिटी इस डिमांड डिपॉजिट में, यानी जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो उसके अंदर एक और फैसिलिटी मिलती है। इट इज दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये फैसिलिटी क्या है कि मनी की जो खासियत है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है वो, कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप उधार दे सकते हो। अब ये कैसे होता है, हम इसको देखते हैं। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश। तो आपने ये सुना होगा कि चेक के जरिए पेमेंट हुई है, ना कि कैश। कैश मतलब पैसा आपके पास नोट हो और उसको किसी को दे दो, और चेक वाला सिस्टम दूसरा होता है। इसमें क्या होता है, फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो चेक से पेमेंट में क्या होता है कि जिस आदमी को पैसा देना होता है किसी दूसरे को, तो उसके पास एक चेकबुक होती है, उसके अंदर जितना पैसा किसी को देना है वो अमाउंट भरेगा उसके अंदर। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to a person in whose name the check has been issued. तो जिस आदमी का खाता होगा उसकी अपनी एक चेकबुक होगी, उसकी सारी डिटेल उस पर लिखी होगी। किसी को भी जो पैसा देना होगा तो उसके अंदर जिस बंदे को देना है उसका नाम और कितना अमाउंट देना है, ये चीज उसमें मेंशन कर दी जाएगी। ये नीचे आपको एक सैंपल दिया भी हुआ है। चेक पेमेंट, आ शू मैन्युफैक्चरर, एक जूता बनाने वाला है सलीम, उसको पेमेंट करना है लेदर सप्लायर को और चेक के जरिए। दिस मीन्स दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे दिस अमाउंट टू द लेदर सप्लायर, यानी चेक काट के वो देगा। यहां आप देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है पे प्रेम कुमार रुपी ऑफ 57,000 ओनली, यानी अपने बैंक से कह रहा है कि आप प्रेम कुमार को, जो कि लेदर सप्लायर है, उसको 57,000 दे दीजिए मेरे अकाउंट से निकाल के। तो ये चेक काट के देगा लेदर सप्लायर को। तो लेदर सप्लायर टेक दिस चेक एंड डिपॉजिट इन इट्स ओन अकाउंट इन द बैंक। तो अपने अकाउंट में जाकर अपने बैंक में वो जमा कर देगा कि भैया हमको इन्होंने चेक दिया, तो मनी ट्रांसफर हो जाएगा, यानी सलीम के अकाउंट से प्रेम कुमार को वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चेक होता है, आप देख सकते हैं। Thus we see that the demand deposit share the essential features of the money। तो हमने एक और खासियत देख ली कि डिमांड डिपॉजिट की क्या है, कि बिना पैसा निकाले, यानी अगर चेक वाला सिस्टम ना होता तो क्या होता, अगर किसी को पैसा देना है, सलीम वाला एक केस लें, तो सलीम पहले अपने अकाउंट से पैसा निकालता, फिर वो निकाल के प्रेम कुमार को देता, फिर प्रेम कुमार अपने अकाउंट में डालता। तो इसको खत्म करने के लिए चेक वाला सिस्टम ने क्या कितनी आसानी कर दी कि आपको पैसा नहीं निकालना, सीधे चेक काट के दे दिए, उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payment without use of cash। तो इससे फायदा क्या हुआ, बिना कैश के इस्तेमाल करे डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy। तो चूंकि डिमांड डिपॉजिट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेमेंट की तरह, यानी चेक काट के दे दिया इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, तो डायरेक्टली पेमेंट हो जा रहा है बिना कैश निकाले, तो बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं हम पेमेंट में। इसलिए हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट अ बैंक प्ले हियर। तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि बैंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, यानी वो आपका पैसा लेता है और आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, फिर बिना पैसा निकाले आप किसी दूसरे को पैसा भी दे भी सकते हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय द चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट। लेकिन जो पैसा बैंक के अंदर आपने जमा किया है उसको बैंक अपने लिए डिमांड डिपॉजिट की तरह यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि आपने जो पैसा जमा किया है उसको निकाल के वो खुद इस्तेमाल कर ले। ना ही कोई चेक काट के दूसरे को दे सकता है कि बैंक के पास पैसा है और किसी को देना है बैंक को,
तो वो आपके खाते से निकाला पैसा और दे दे, तो ना ही आपके डिपॉजिट को इस्तेमाल कर सकता है, ना ही कोई आपके डिपॉजिट से वो खुद का चेक काट के दे सकता है। अब बैंक वाले सिस्टम के अलावा दूसरा सिस्टम अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने पैसा दिया कि भैया हमारा पैसा रख लो, अब वो क्या कर सकता है? अब मान लो आप वापस उसको लेने को गए कि भाई हम तुम्हारे पास पैसा रखाए थे, अब हमको दे दो, तो कहेगा यार वो पैसा तो खर्च हो गया, हमने किसी को दे दिया। तो ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि बैंक कह दे कि हाँ यार आपका पैसा तो खर्च हो गया। तो बैंक ना तो उस डिमांड डिपॉजिट को यूज कर सकता है, तो बैंक के लिए वो नो डिमांड डिपॉजिट है, और ना ही कोई वो चेक के जरिए पेमेंट भी कर सकता है कि आपके खाते से निकाले और चेक के जरिए किसी और को पेमेंट कर दे। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो जो मॉडर्न फॉर्म है मनी के, करेंसी हो गया या डिपॉजिट हो गया, करेंसी यानी आपके हाथ में जो कैश आ गया वो करेंसी हो गया, या आपके बैंक में जो पड़ा हुआ है डिपॉजिट की तरह, ये दोनों ही किससे जुड़े हैं? बैंकिंग सिस्टम के। यानी बैंक ही तो कंट्रोल करता है, करेंसी आपको देना हो या आपका पैसा रखना हो, ये सारा बैंक करता है। तो बैंकिंग सिस्टम का ये एक पार्ट की तरह से, यानी एक जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं ये लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। तो बैंक वाली कहानी जो हम पढ़ रहे थे उसी को और आगे हम बढ़ाते हैं। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब जो भी पैसा बैंक लेता है और अपने यहाँ जमा करता है, उस पैसे का बैंक क्या करता है? अब पर्सनल यूज तो नहीं कर सकता बैंक, ये इसको अलाउ नहीं है कि खुद अपना पर्सनल काम के लिए यूज कर ले। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म, यानी एक इंटरेस्टिंग सा सिस्टम यहाँ काम करता है। वो सिस्टम क्या है? बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। तो जितना भी पैसा आपने जमा किया है या जितने लोगों ने भी बैंक में पैसा जमा किया है, उसका बहुत थोड़ा ही हिस्सा कैश के फॉर्म में बैंक के पास रहता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो इंडिया के अंदर जो बैंक है वो 15% कैश रखते हैं, यानी जितना भी पैसा जमा हुआ है उसका सिर्फ 15% कैश के फॉर्म में बैंक के पास रहता है। अब तो हो सकता है ये और कम हो गया हो, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग कैश और बहुत कम निकालते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। तो अब हो सकता है बैंक और कम पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में रखता हो। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। अब ये जो 15% बैंक कैश की तरह अपने पास रखता है, वो इसलिए रखता है कि कोई भी डिपॉजिटर, यानी जिसने भी पैसा जमा किया है, किसी भी दिन अगर पैसा निकालने आ जाए तो उसको पैसा दिया जा सके। सिंस ऑन एनी पार्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर्स केम टू विदड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। तो पैसा निकालने बहुत कम ही लोग आते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारा जिनका अकाउंट है रोज बैंक ही पहुंचे हो, कुछ ही लोग हैं जो पैसा निकालने जाते हैं बैंक में और बहुत थोड़ा सा पैसा भी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो जनरली 10,000 15,000 निकालेगा, तो पूरा पैसा कोई नहीं निकालता। यानी ज्यादातर पैसा तो बैंक में ही पड़ा रहता है, उसको यूज नहीं करता आदमी, थोड़ा जितना जरूरत पड़ती है उतना निकालता रहता है। तो बैंक इसीलिए 15% रखता है कि जितना जरूरत पड़ेगी लोगों को देते रहेंगे। बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। तो जो 85% बचा जिसको बैंक अपने पास नहीं रखता, तो वो क्या करता है? उसको लोन के फॉर्म में दूसरों को दे देता है। यहां बैंक अपना पर्सनल कोई यूज नहीं कर रहा है, बल्कि बैंक का सिस्टम ही यही है। यानी बैंक के जो दो मेन पर्पज हैं, एक तो लोगों का पैसा जमा करना और दूसरा लोन देना। तो ये बैंक के मैकेनिज्म के अंदर है, बैंक के सिस्टम के अंदर है, और ये चीज मालूम होती है जो भी डिपॉजिटर होता है कि हमारे इस पैसे को लोन के लिए यूज किया जाएगा। तो ये बैंक का अपना पर्सनल यूज नहीं हुआ। दूसरी बात, किसी को भी अगर बैंक लोन देता है तो ऐसा नहीं कोई फकीर पहुंच जाए और कहे कि हमको 1 लाख का लोन दे दो और वो उठा के लोन दे दे। जब भी किसी को लोन मिलता है, जो भी लोन दिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि लोन लेने वाले के पास क्या प्रॉपर्टी है, घर है, जमीन है, ताकि इन केस अगर वो लोन दे ना पाए तो उसके घर को या उसकी जमीन को बेच के उस लोन के पैसे को वापस लिया जा सके। तो एक तरह से वो पैसा भी बैंक के कंट्रोल में ही रहता है जो लोन में दिया होता है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बहुत सारे कामों के लिए लोन की बहुत ज्यादा डिमांड भी है। किसी को शादी करना है, घर बनवाना है, कोई कंपनी खोलनी है, पढ़ाई करनी है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए इंसान को लोन की जरूरत पड़ती है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है लोन की। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो आगे हम और देखेंगे इसके बारे में। बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल।
तो बैंक इन जो 85% बचा हुआ पैसा है उसको लोन के फॉर्म में दूसरों को दे देता है। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, द डिपॉजिटर, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोवर। तो बैंक का रोल यहां क्या होता है, ये मीडिएट करता है, यानी एक बीच के प्रोसेस में आता है। किसके बीच में? वो लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है, यानी जो डिपॉजिटर है, पैसा ज्यादा होगा तो डिपॉजिट करना चाहेगा, जमा करना चाहेगा, और वो जिनको फंड्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, यानी जो बोरोवर है, जो पैसा लेने वाले, इनके बीच में बैंक काम करता है। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो पैसा जमा करने पे जो इंटरेस्ट मिलेगा जमा करने वालों को, उससे ज्यादा लोन देने वाले को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इसको। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो अब सवाल उठता है, बैंक की कमाई कैसे होती है? तो जितना इंटरेस्ट वो लोन देने वाले से वसूलेगा और जितना वो डिपॉजिटर को देगा, उसके बीच में जो पैसा बचेगा वही बैंक की कमाई है। What do you think would happen if all the depositor went to ask for their money at the same time? क्या होगा अगर सारे ही लोग, जितने लोगों ने पैसा जमा किया है, वो सब एक साथ पहुंच जाएं पैसा निकालने कि भैया हमको पैसा चाहिए? वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अफवाह उड़ गई कि ये बैंक बंद होने वाला है, आजकल तो बैंक बंद भी हो जाता है, तो क्या करेंगे, ज्यादातर लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे। तो उस केस में बैंक के पास पैसा नहीं होगा। बहुत सारे केस आपने सुना होगा कि बैंक बंद, लोग पैसा निकालने गए, बैंक बंद, क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ गए, बैंक के पास पैसा है ही नहीं, वो तो लोन में दे दिया। तो जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी अफवाह उड़ जाए कि बैंक बंद होने वाला है या सचमुच बंद होने वाला होता है, तो ये कंडीशन आ जाती है। तो बैंक कैसे वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लेफ्ट साइड में कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है और वो पैसा जमा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 100 रुपीज जमा करना चाहते हैं, तो बैंक इनसे पैसा ले लेगा कि ठीक है हमको पैसा दे दो, और यही पैसा उठाकर वो, वैसे तो 85% ही देता है, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज समझे कि वही 100 रुपए उठाकर उसने उन लोगों को दे दिया जिनको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इनको 100 रुपए की जरूरत थी, तो 100 रुपए बैंक ने इनको दे दिया। अब इनसे इंटरेस्ट लेगा। बैंक कहेगा आपको मान लीजिए 20% इंटरेस्ट पे करना है, यानी हर साल 20% आपको इंटरेस्ट चुकाना है। तो मान लेते हैं अगले साल कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 हो जाएगा। तो यानी जब वो अगले साल वापस करेगा तो उसको 100 नहीं, 120 रुपए वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 120 रुपए बैंक ले लेगा। अब जो डिपॉजिटर है उनसे कहा है कि भैया हम तुमको 10% एनुअल इंटरेस्ट देंगे, यानी हर साल 10% आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो 100 का 10% 10 होता है, यानी 110 रुपए देगा। तो बैंक उठाकर यहां से इनको 110 रुपए दे देगा। तो 120 और 110, बचा 10 रुपए, ये हो जाएगा बैंक का। और बैंक इससे अपना खर्चा चलाता है, स्टाफ को पैसा देना हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, ये सारा काम उसी बचे हुए पैसे से करता है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. तो रोजाना जो हम सौदे करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रेडिट भी इन्वॉल्व होता है, यानी किसी को कोई काम के लिए लोन की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो जब भी लेन देन होता है तो कहीं ना कहीं हम लोन भी लेते हैं या लोन देते हैं। क्रेडिट loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or service in return for the promise of the future payment. अब क्रेडिट क्या होता है, यानी लोन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, यानी एक ऐसा समझौता होता है जहां पर जो उधार देने वाला होता है, जो लेंडर होता है, वो बोरोवर को यानी लेने वाले को क्या देता है, या तो पैसा देता है कि किसी को पैसे की जरूरत है तो उसने मांगा तो उसको पैसा मिल जाए, या सामान मिलता है, या कोई सर्विस दी जाती है, और बदले में ये कह दिया जाता है कि पेमेंट इसकी बाद में होगी, कि अभी आप पैसा हमको दे दीजिए, हम आपको बाद में पैसा लौटा देंगे, या ये सामान अभी हमको आप दे दीजिए, हम इसका पैसा बाद में दे देंगे, या सर्विस अभी हमको चाहिए और पैसा मैं बाद में दे दूंगा। तो इसको हम क्रेडिट कहते हैं या लोन कहते हैं, जहां पर पेमेंट बाद में होती है और पैसा या सर्विस या सामान पहले ले लिया जाता है। लेट अस सी हाउ द क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। तो हम दो एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे। पहला एग्जांपल है फेस्टिवल सीजन। इट इज अ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर Salim has received an order from a large trader in town for 3000 pair of shoes to be delivered in a month time. 2 महीने बाकी हैं किसी फेस्टिवल को, कोई फेस्टिवल होगा तो उसको आने में 2 महीना बाकी है। अब जूता बनाने वाला एक है सलीम,
उसको कोई व्यापारी, बड़ा व्यापारी ऑर्डर देता है कि 3000 जोड़े जूते हमको आप दे दीजिए, और 1 महीने का टाइम देता है कि 2 महीना फेस्टिवल में है, लेकिन 1 महीना में आप बना के हमको दे दो, ताकि फेस्टिवल से पहले 1 महीना रहे, उसमें हम बेच लें। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। अब जो सामान है इतना ज्यादा, उसके पास ऑर्डर आ गया 3000 पेयर ऑफ शूज का, तो वो टाइम पे कंप्लीट कर ले, 1 महीने का टाइम मिला है, तो वो क्या करेगा, और लोगों को काम पे रख लेगा। क्योंकि जनरली नॉर्मल डेज के अंदर जब फेस्टिवल नहीं रहता तब तो इतना ज्यादा ऑर्डर नहीं आता, लेकिन अब फेस्टिवल की वजह से ऑर्डर ज्यादा आ गया है, तो कुछ लोगों को और काम पे रख लेगा ताकि वो सिलाई कर सके और पेस्टिंग कर सके, यानी चिपका वगैरह सके। ही हैड टू परचेज द रॉ मटेरियल। अब वो जूता बनाने के लिए जिस सामान की जरूरत होगी, जो मटेरियल की जरूरत होगी, उसको उसे खरीदना है। टू मीट दीज एक्सपेंसेस, सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। अब जो सामान खरीदेगा, जिससे वो जूता बनाएगा, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस खर्चे को उठाने के लिए सलीम 2 तरीके का लोन लेता है, 2 जगह से। फर्स्ट, ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई द लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। पहले तरीके का लोन क्या है कि सलीम कहेगा, जो लेदर देने वाला है, लेदर से ही वो शूज बनाएगा, लेदर शूज, तो लेदर सप्लायर से सलीम कहेगा कि आप हमको लेदर अभी दे दो और पैसा हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। सेकेंड, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। दूसरे तरीके का लोन वो क्या लेगा कि जिसने ऑर्डर दिया है 3000 पेयर ऑफ शूज, उससे कहेगा आप 1000 जूते का पहले पैसा एडवांस दे दो। जैसे आम दिनों में होता है, हम देखते हैं कि कोई सामान हमको बुक कराना होता है तो कुछ एडवांस हम देते हैं, तो ऐसे वो भी 1000 जूते का पैसा एडवांस में ले लेगा और कहेगा जब 1 महीने बाद आप आओगे तो हम पूरा 3000 जूता भी दे देंगे, और बचे हुए जो 2000 जूतों के दाम है वो भी आप दे देना। तो ये जो 1000 जूते का पैसा पहले से ले लिया बिना उसको जूता दिए, ये भी तो एक तरह का लोन हो गया कि पैसा पहले ले लिया और सामान बाद में देगा। तो ये 2 तरीके का लोन सलीम ने लिया। एट द एंड ऑफ द मंथ, सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। तो 1 महीने के बाद जब वो ऑर्डर जो उसको मिला था वो डिलीवर कर देगा, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और जो उसने लोन लिया था उसको भी चुका देगा, यानी लेदर वाले को भी जो पैसा था देना वो भी दे देगा। इन दिस केस, सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ द प्रोडक्शन। अब इस केस के अंदर सलीम ने लोन लिया ताकि जो जूता बनाने का जो काम है, जो वर्क चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें जो पैसे और सामान की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग। तो ये जो इसने क्रेडिट लिया था, ये जो उधार लिया था, लोन लिया था, इसने जो सामान बनने के टाइम जो खर्चे आ रहे थे उसको पूरा कर सका इस लोन की वजह से, और टाइम पे इसने 3000 जूते भी बना लिए, और उसको और ज्यादा इसकी इनकम भी बढ़ गई। जितने ज्यादा जूते बनाएगा उतने ज्यादा बिकेंगे और उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो इस कंडीशन में सलीम वाले केस के अंदर जो क्रेडिट है, जो लोन है, जो उधार लिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। यानी इस लोन को लेने से, इस क्रेडिट को लेने से उसको फायदा ही हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है स्वप्ना's प्रॉब्लम। स्वप्ना, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land। तो स्वप्ना एक छोटी किसान है और वो अपने 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली को ग्रो करती है, ग्राउंडनट ग्रो करती है। She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan। तो उसने किसी मनी लेंडर से, किसी उधार देने वाले से लोन ले लिया ताकि खेती के लिए जो खर्चा है उसको पूरा किया जा सके, और उसको ये उम्मीद है कि जब हम इससे फसल हो जाएगी और काटेंगे, बेचेंगे, तो उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोन चुका देंगे। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। अब क्या हुआ, जो ग्रो करने का मौसम था उसी बीच में, यानी उसने फसल लगा दी, अब उसका पेड़ बड़े हो रहे थे, उसी बीच के अंदर कीड़ों ने अटैक कर दिया, यानी पेस्ट ने अटैक कर दिया और उनके क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो क्रॉप फेल हो गया, यानी फसलें खराब हो गई। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। अब सपना ने अपनी फसल पे, अपने क्रॉप पर महंगे महंगे पेस्टिसाइड छिड़के थे, यानी कीड़ों को मारने के लिए कि कीड़े इस पे न लगे, वो दवाइयां डाली थी, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ कीड़े जरूर मर गए, लेकिन उसकी फसल को तो नुकसान हो ही गया। शी इज अनेबल टू repay द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। अब जब फसल ही अच्छी नहीं हुई तो कैसे बिकेगा और कैसे पैसा आएगा।
तो जो मनी लेंडर था उसको वो पैसा नहीं दे पाई और जो कर्ज था वो बढ़ता गया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया यानी साल भर के अंदर कर्ज बढ़ता चला गया, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जा गया टाइम के हिसाब से, तो कर्ज भी उसके ऊपर बढ़ता चला गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। तो अगले साल उसने फिर से लोन लिया कि चलो इस बार फिर से खेती करते हैं। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। तो इस बार उसको कोई नुकसान नहीं हुआ और उसकी जो फसल थी वो नॉर्मल ही रही, यानी उससे पैसा भी मिला। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। तो जो इस बार कमाई हुई उससे उसका खर्चा चल जाएगा और जो नया वाला लोन है उसको तो चुका दिया, लेकिन जो पुराना वाला लोन था जो पिछले साल लिया था और फसल खराब होने की वजह से उसको नहीं चुका पाई थी, तो इस बार भी इतना पैसा नहीं आया कि उस पुराने वाले लोन को भी वो चुका सके। शी इज कॉट इन डेट। तो वो कर्ज में अब वो दब चुकी है। शी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट। तो इस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा कि जमीन ले लो और हमारा कर्ज माफ कर दो। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, विलेज एरिया की बात करें, तो वहां पर जो क्रेडिट की डिमांड है वो ज्यादातर फसलों को उगाने के लिए यानी खेती के लिए है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरमेंट ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब जो फसल उगानी है उसमें जो पैसा खर्च होगा वो किस चीज में खर्च होगा? सीड लेने में, फर्टिलाइजर लेने में, पेस्टिसाइड लेने में यानी कीड़ों को मारने वाली दवा, और पानी में, इलेक्ट्रिसिटी में, और जो टूल वगैरह है वो उसमें कुछ खराबी है उसको रिपेयर करने में, इन सारी चीजों में पैसा लगेगा। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। तो जब ये सारे सामान लेता है यानी जो सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इसको लेने में और फसल को बेचने में जो टाइम है वो लगभग 3 से 4 महीने का होता है। यानी 3 से 4 महीने के अंदर वो बीज भी बोलेगा और खेती वगैरह करके काट के और उसके बाद उसको बाजार में बेच भी लेगा। तो ये 3-4 महीने का टाइम लगता है। फार्मर्स यूजली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे लोन आफ्टर द हार्वेस्ट। तो जो किसान है वो जो लोन लेते हैं क्रॉप लोन, वो कब लेते हैं? जब सीजन शुरू होता है तब लेते हैं, और जब उसकी कटाई हो जाती है यानी उस फसल को काट लेते हैं उसके बाद वो लोन चुका देते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द फार्मर। अब ये जो लोन का चुकाना हुआ, रीपेमेंट हुआ, ये किस पे डिपेंड होता है? फार्मर की इनकम पे। यानी फार्मर की इनकम कैसी है उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि ये लोन चुका पाएगा या नहीं, कितना चुकाएगा, ये उसकी इनकम पे डिपेंड होता है। इन स्वप्नाज केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। स्वप्ना के केस में क्या हुआ? उसकी फसल खराब हो गई, कीड़ों ने खा लिया, तो उसका लोन का चुकाना नामुमकिन हो गया था। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। और उसको क्या करना पड़ा? अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देना पड़ा ताकि वो लोन को चुका सके। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। तो ये जो लोन लिया था, स्वप्ना ने जो लिया था, वो बजाय इसके कि इसको हेल्प करती और उसकी अर्निंग में मदद करती, इसने और बुरी हालत कर दी उसकी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। तो सपना वाला जो केस है वो एग्जाम्पल है जिसे हम कॉमनली कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। तो सपना जो है वो कर्ज के जाल में फंस गई। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच द रिकवरी इज वेरी पेनफुल। तो ये जो कर्ज इसने लिया था इस केस के अंदर, तो जो बोरोवर है यानी इस स्वप्ना वाली कहानी देखें तो स्वप्ना बोरोवर है, तो बोरोवर को ऐसी सिचुएशन में ला दिया जहां से वापस आना बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, यानी इस लोन को चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तकलीफ दे है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। तो पहले वाला केस, सलीम वाला केस देखें, वहां पर जो क्रेडिट लिया गया था, लोन लिया गया था, उससे इनकम बढ़ गई और उसकी कंडीशन वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेट ट्रैप। और दूसरे सिचुएशन में फसल के खराब होने की वजह से, क्रॉप फेलियर की वजह से, वो जो क्रेडिट लिया था, कर्ज लिया था, उसकी वजह से जो पर्सन है वो डेट ट्रैप के अंदर यानी कर्ज के जाल में फंस गया। टू रिपे हर लोन शी हैज टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। कर्ज चुकाने के लिए उसे जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। शी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। तो इस केस में वो उसकी जो कंडीशन है वो पहले से ज्यादा बुरी हो गई। पहले तो कम से कम जमीन थी, अब तो वो भी, उसका हिस्सा भी चला गया कुछ। Whether credit would be useful or not therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. अब जो क्रेडिट है, लोन है, वो फायदेमंद होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? सिचुएशन में कितना रिस्क है, और अगर कोई नुकसान हो जाता है तो कोई सपोर्ट मिलेगा यानी गवर्नमेंट कुछ पैसा दे दे या कहीं से कोई हेल्प मिलेगी या नहीं।
अब जैसे स्वप्ना वाला ही केस ले लें तो वहां रिस्क था, उसको ये मालूम था कि हाँ हो सकता है कि पेस्ट्स का अटैक हो जाए, कीड़े अटैक कर दें और फसल खराब हो जाए या तूफान आ जाए, उसको मालूम था, लेकिन उसने रिस्क लिया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो कोई भी लोन का एग्रीमेंट हो, यानी लोन देना लेने का जो समझौता होता है, उसके अंदर एक इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि हम भैया 10% इंटरेस्ट लेंगे, 15% इंटरेस्ट लेंगे, और जो लेने वाला होता है उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट को भी देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रीमेंट में ये हो गया कि 10% आपको इंटरेस्ट लगेगा हर साल, अब 100 रुपए किसी ने लिया, तो अगले साल वो जब लौटाएगा, मान लो 1 साल के लिए लिया कि अगले साल हम दे देंगे, तो अगले साल जब लौटाएगा तो वो 100 रुपए जिसको हम प्रिंसिपल कह रहे हैं वो तो देगा ही देगा, साथ ही साथ उस 100 रुपए का 10%, 10% कितना होता है 10, तो वो 10 भी देगा, यानी लिया उसने 100 था, अगले साल वो 110 देगा। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। उसके अलावा ये तो इंटरेस्ट रहेगा ही, इसके अलावा जो उधार देने वाला है, जो कर्ज देने वाला है, वो कोलेट्रल यानी जो सिक्योरिटी होता है उसकी भी डिमांड कर सकता है कि सिक्योरिटी में आप कुछ रखिए, इसको हम कहते हैं ना गिरवी रखना सामान, तो किसी चीज को आपको गिरवी रखना पड़ता है। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स डिपॉजिट विद बैंक एंड uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। तो कोलेट्रल क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोलेट्रल क्या है? एक एसेट है, यानी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, कोई चीज है उसकी, जो लोन ले रहा है, जो बोरोवर है उसी की कोई चीज है। अब वो चीज क्या हो सकती है? जैसे उसकी जमीन हो जो उसके खुद के नाम पे हो, कोई बिल्डिंग हो, या कोई गाड़ी हो उसके नाम पे, या कोई लाइफ स्टॉक यानी जानवर वगैरह पशु उसके नाम पे हो, या पैसा बैंक में जो अकाउंट में हो उसके नाम से, उसी को हम कहेंगे कि ये कोलेट्रल है। अब जिसने उधार दिया है यानी जिसने कर्ज दिया है, वो इसको गारंटी की तरह अपने पास रखता है, और तब तक रखता है जब तक उसके लोन को चुका नहीं दिया जाए, उसका पैसा वापस ना कर दिया जाए। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। अगर इसने लोन लिया है, वो लोन नहीं चुका पाया और उसमें नाकाम रह गया, तो जो उधार देने वाला है, जो लेंडर है, उसके पास ये अधिकार है कि उसके सामान को बेच सकता है, उसकी जमीन बेच दे, उसके घर बेच दे, उसकी गाड़ी बेच दे, जिससे उसका जो है जो लोन दिया है वो पैसा वो वसूल कर सके। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइफ स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलेट्रल यूज्ड फॉर बोरोइंग। अब जो प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड टाइटल्स यानी जमीन के कागजात, और बैंक के अंदर जो पैसा जमा है, और जो आपके जानवर हैं, उनको कोलेट्रल की तरह यूज किया जा सकता है। यानी जो उधार देने वाला है वो ये कह सकता है कि जमीन के कागजात तुम हमारे पास रख दो, जब हमारा पैसा लौटाओगे तो हम तुम्हारे कागजात दे देंगे। तो ये जो जमीन का कागजात या और दूसरी चीजें जो रखेगा अपने पास, उसको कोलेट्रल कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल यहां दिया है हाउस लोन का। मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। तो मेगा ने 5 लाख का लोन लिया ताकि वो घर ले सके। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12% एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, यानी हर साल 12%, जितना भी पैसा आपने लिया, 5 लाख लिया है तो 5 लाख का 12% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। और टर्म क्या है, कितने दिन के लिए है? 10 साल के लिए, कि 10 साल के अंदर वो हर महीने पैसा देते देते उसे कर चुकाना है। Mega had to submit to the bank documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her loan। तो मेगा को क्या करना पड़ा? जो उसकी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट है कि हाँ मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, और कितनी सैलरी मिलती है, जो सैलरी की स्लिप वगैरह है, उसको बैंक में सबमिट करना पड़ा, तब जाके उसको लोन मिला। लोन ऐसे ही किसी को नहीं दे देगा, कोई भी चला गया और कह दे लोन चाहिए तो मिल जाए। वो देखेगा कि हाँ आप लोन अगर ना चुका पाओ तो हम कैसे वसूली करेंगे। तो उसने दिखाया कि हाँ मैं नौकरी करती हूँ, मेरी ये सैलरी है, इन केस अगर मैं खुद से पेमेंट ना करूं तो मेरी सैलरी से निकाला जा सकता है, तब जाके उसको लोन मिला है। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रिपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट। तो बैंक ने क्या किया? मेघा ने जो नया घर लिया उसके जो पेपर्स होंगे, कागजात, उसको अपने पास रख लिया कि ये पेपर हम रखते हैं, और जब आप पूरा कर्ज चुका देंगे यानी 10 साल के बाद आपको घर के कागज मिल जाएंगे। अब यहाँ इस जो ऊपर आपने पढ़ी स्टोरी, उस पर आपको टेबल भरना है। आपकी बुक में ना भरा होगा, मैंने ये फिल किया हुआ है पहले से। तो लोन का अमाउंट कितना था? 5 लाख था।
ड्यूरेशन कितनी थी, कितने साल के लिए लोन मिला था, 10 साल में आपको धीरे धीरे करके पेमेंट करना था। क्या डॉक्यूमेंट लगे थे लोन लेते टाइम, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड कि हाँ हम यहाँ नौकरी करते हैं, और सैलरी स्लिप कि मेरी कितनी सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी 2-3 हज़ार रुपए है, तो कहाँ से मंथली लोन चुका पाएगी, 10 साल में हो ही नहीं पाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना था, कितना हर साल कितना इंटरेस्ट लग रहा था, 12% पर एनम, यानी हर साल 12% इंटरेस्ट लग रहा था। मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे लोन चुकाना है, मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी महीने के हिसाब से फिक्स होगा कि इतना इतना पैसा आपको हर महीने देना है। अब उसने कोलेटरल क्या जमा किए, न्यू हाउस पेपर्स, नए जो घर के पेपर हैं उसको कोलेटरल की तरह सबमिट किया। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट। तो पूछा जाए कि टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है, तो जो इंटरेस्ट रेट है किस इंटरेस्ट पे दिया, और जो कोलेटरल है, और जो डॉक्यूमेंट्स लगे लोन लेते टाइम, और कैसे आपको देना है, महीने के हिसाब से देना है, साल के हिसाब से देना है, ये सब अगर हम मिला लें तो इसी को हम कहते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। यानी ये बातें टर्म्स के अंदर आएंगी उसके। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट एग्रीमेंट टू अनदर। अब जो टर्म ऑफ क्रेडिट होगा वो काफी हद तक अलग होगा, यानी एक क्रेडिट एग्रीमेंट का जो टर्म ऑफ क्रेडिट होगा वो अलग होगा, दूसरे जो क्रेडिट एग्रीमेंट है उसका टर्म ऑफ क्रेडिट अलग होगा। अब टर्म ऑफ क्रेडिट अलग होने का मतलब क्या है, अब जरूरी थोड़ी ना है कि इंटरेस्ट रेट एक ही हो, अलग अलग बैंक के हिसाब से इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है, कोई 12% ले, कोई 13% ले, कोई 10% ले। कोलैटरल में हो सकता है कोई और चीज जमा कर ले या कुछ ना जमा करे, डॉक्यूमेंट में क्या, तो ये सारी चीजें अलग हो सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग एग्रीमेंट के लिए। हो सकता है घर लेने के लिए कुछ और हो, गाड़ी लेने के लिए कुछ और हो, एजुकेशन के लिए कुछ और हो। दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होंगे, ये डिपेंड करेगा देने वाले का नेचर क्या है, यानी कौन दे रहा है, किस बैंक से ले रहे हैं या किसी एक आदमी से ले रहे हो, और किसको चाहिए, इस पे डिपेंड करेगा। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो अगले सेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टर्म ऑफ क्रेडिट अलग होता है, अलग अलग जो क्रेडिट एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें। वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट्स, तो बेसिकली ये स्टोरीज है, तो बहुत डिटेल में इसको नहीं, तो स्टोरी में मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर विलेज का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। दो स्टूडेंट हैं, रोहित और रंजन। उन्होंने टर्म ऑफ क्रेडिट के बारे में अपनी क्लास में पढ़ा, तो उन्हें ये जानना था कि अलग अलग तरीके की ये टर्म ऑफ क्रेडिट कैसे होते हैं। तो अपने एरिया के अंदर वो किसी गांव के अंदर जाते हैं और वो पता लगाते हैं कि ये जो अलग अलग तरीके के क्रेडिट एग्रीमेंट्स हैं वो क्या हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो वो रिकॉर्ड में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। तो यहां पर डेट लिखी हुई है 15 नवंबर 2016, और ये बता रहे हैं कि हम डायरेक्टली फील्ड के अंदर चले गए, विलेज के अंदर गए, वहां पर डायरेक्टली हम फील्ड में चले गए क्योंकि दिन का टाइम था और किसान जनरली वहां खेती करते हैं, तो वहीं डायरेक्ट हम चले गए। तो वहां पर पोटैटो के क्रॉप्स थे, यानी आलू की खेती हो रही थी। तो सबसे पहले हम मिले श्यामल से, जो कि एक छोटा सा किसान था सोनपुर का, और ये एक इरिगेटेड विलेज था, यानी यहाँ सिंचाई वाली फैसिलिटी थी नहर वगैरह के जरिए या किसी और जरिए से। तो इन्होंने जब श्यामल से बात की तो उसने बताया कि हर बार मौसम जब आता है, यानी जो चीज़ हम ग्रो करते हैं, जनरली आलू ग्रो कर रहे हैं, तो जब आलू ग्रो करने का टाइम आता है तो हमको लोन लेने की जरूरत पड़ती है, और उसकी 1.5 एकड़ की जमीन है। और कुछ साल पहले तक वो क्या करता था, कोई मनी लेंडर था उसी के गांव में, उससे ये उधार ले लेता था, पैसा ले लेता था, और वो पैसा उसको 5% पर मंथ, यानी 60% पर एनम के हिसाब से वो लोन देता था कि हर महीने 5% इंटरेस्ट आप पे लगेगा। यानी अगर आपने 100 रुपए आज लिया है और अगले महीने अगर आपको वापस करना है तो 105 रुपए देंगे, और अगर एक साल बाद देंगे, यानी अभी अगर आपने 100 रुपए लिया है और अगले साल जब लौटाएंगे तो 160 रुपए आपको लौटाना पड़ेगा। तो ये तो पहले किया करता था। अभी कुछ साल से वो क्या कर रहा है, श्यामल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर। वो एक एग्रीकल्चर ट्रेडर यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों का व्यापार करता है, लेन देन करता है, उससे ये पैसा उधार ले लेता है। वो जो इंटरेस्ट रेट लेता है इससे वो 3% पर मंथ। जो मनी लेंडर था वो 5% लेता था, ये 3%, तो चलो कुछ कम इंटरेस्ट लग रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्मर इनपुट्स ऑफ क्रेडिट विच इज टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। तो जैसे सीजन शुरू होता है उसी की शुरुआत में जो ये ट्रेडर है वो इसको फार्म इनपुट्स देता है, यानी खेती के लिए जिन चीजों की भी जरूरत पड़ती है, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उसको क्रेडिट के फॉर्म में देता है। यानी जितने दाम का ये सारी चीजें होंगी
जो सीड दिया उसका रेट जोड़ लेगा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजों का रेट जोड़ लेगा। यानी ये जो ट्रेडर है वो इसको पैसा नहीं देता उधार के फॉर्म में, बल्कि चीजें देता है और उसका रेट अपना जोड़ लेता है कि हाँ इतने रुपए का सामान हमने दिया है और उसी पे इंटरेस्ट लगता है। और लोन चुकाना कब पड़ता है? जब फसल एकदम तैयार हो जाती है कटने के लिए, तब उसको लोन चुकाना पड़ता है। अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज है लोन पर, इसके अलावा और क्या डिमांड रहती है ट्रेडर की? ये फार्मर से प्रॉमिस कराता है कि हम ही को अपने क्रॉप बेचना। तो इस तरह से क्या होता है, द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली। तो इसको ये भरोसा रहता है जो ट्रेडर है कि चलो टाइम से हमारा लोन वापस आ जाएगा, यानी जो पैसा हमने लगाया है, जो दिया है उधार के फॉर्म में, वो टाइम से हमको वापस मिल जाएगा। अब टाइम से कैसे मिल जाएगा? अगर वो फसल उससे ना लेता, क्रॉप उससे ना लेने का वादा करता, यानी ये कहता कि हमको आप पैसा वापस करना, तो क्या होता, पहले वो किसान काटता, उसके बाद बाजार में उसको बेचता, फिर पैसा आता तब चुकाता। अब ऐसे क्या है, डायरेक्ट फसल उसको दे दिया तो जल्दी उसका लोन चुक जाएगा। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर एंड सेल इट लेटर व्हेन द प्राइसेस आर हाई। अब अगर कटाई के बाद उस फसल का रेट कम है तो ये ट्रेडर क्या करेगा, उस कम दाम पे ले लेगा कि भैया मार्केट में भी ये रेट चल रहा है, और उसके बाद उसको स्टोर कर देगा। जब उस फसल का, उस क्रॉप का रेट बढ़ेगा तब ये बेच देगा, तो यहां से भी इसको फायदा मिल जाएगा। दूसरी कहानी अरुण की है, यानी ये जो रोहित और रंजन है, ये लोग श्यामल के बाद अरुण से मिले और वो क्या कर रहा है, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। तो जिस समय ये लोग अरुण से जाके मिले उस समय वो क्या कर रहा था, अरुण ने अपनी लैंड पर एक आदमी को रखा हुआ था काम के लिए कि तुम हमारी जमीन पे खेती करोगे लेबर की तरह। तो वही आकर वो देख रहा था कि हाँ काम वगैरह सही से कर रहा है कि नहीं। अरुण के पास 7 एकड़ की जमीन है। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन। तो सोनपुर के अंदर कुछ ही लोग हैं जिनको बैंक के जरिए लोन मिला हुआ है कल्टीवेशन के लिए, तो उनमें से ही अरुण भी है, इसको भी बैंक से लोन मिला हुआ है। और बैंक ने इंटरेस्ट रेट कितना लगा है, 8.5% पर एनम, यानी एक साल के अंदर 8.5%। वहीं अगर श्यामल को देखें तो 60% पर एनम है, यहां पर कितना कम उसके रिस्पेक्ट में, 8.5%। और दूसरी चीज क्या है, एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर, और अच्छा खासा टाइम भी मिला है उसको कि 3 साल के अंदर आराम से अपना लोन दे देना। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। तो अरुण ने क्या डिसाइड किया हुआ है, वो बता रहा है इन लोगों से कि जो फसल हमारी तैयार होगी कुछ हिस्सा इसका हम बेच देंगे और उससे लोन चुका देंगे। और आगे ये बता रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि जो बचे हुए आलू हैं कुछ तो मैं लोन में चुका दूंगा, उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख दूंगा, और जब कोल्ड स्टोरेज में रखूंगा तो वहां से एक रेसिप्ट हमको मिलेगी कि हाँ इन्होंने इतना किलो आलू हमारे यहाँ रखी हुई है। उस रेसिप्ट को एक कोलेटरल की तरह यूज करते हुए वो फिर से एक नया लोन ले लेगा, यानी बैंक को दिखाएगा कि इतना किलो आलू हमने रखी हुई है और ये कोलेटरल की तरह मैं इसको जमा करता हूं कि इनकेस अगर मैं लोन ना दे पाऊं तो मेरे आलू आप रख लेना। तो बैंक उसको नया लोन दे देगा। तो उसका ये प्लान है कि मैं ऐसा करूंगा। बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। तो ये जो फैसिलिटी है, सस्ते रेट पर लोन मिला है, दूसरा इसको अच्छा खासा 3 साल का टाइम मिला है, ये उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने बैंक से क्रॉप का लोन लिया हुआ है। अब तीसरी कहानी रमा की है, जो काम करती है अपने नेबर में किसी फील्ड में, यानी पड़ोस में कहीं पर किसी दूसरे की जमीन पर वो काम करती है, और वो एक एग्रीकल्चरल लेबर है, यानी किसी दूसरे की जमीन पे मजदूर की तरह वो काम करती है, खेती करती है लेकिन दूसरे की जमीन पे। और बहुत सारे महीने ऐसे हो जाते हैं साल के अंदर जहां उसको काम नहीं मिलता, क्योंकि खुद की जमीन तो है नहीं, दूसरे के यहाँ काम करना है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, तो उसको अपने डेली के खर्चे के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। अब खर्चे जैसे कि सडन इलनेस, अचानक बीमार हो गए, या घर के अंदर कोई फंक्शन है फैमिली के अंदर, तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। अब लोन के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है इस रमा को, एम्प्लॉयर पे, यानी जिसके यहां वो काम करती है उसी से ये लोन लेती है। और वो कैसा है, एक मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर है, यानी बहुत बड़ी उसकी जमीन नहीं है, मीडियम लेवल का वो आदमी है, किसान है, उसी से ये लोन ले लेती है। अब ये जो लैंड ओनर है, जमीन का मालिक है जहां ये काम करती है, वो 5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाता है इस पर। अब रमा लोन को चुकाती कैसे है, वो वहां पर वर्क करती है, यानी उसकी जमीन पे काम करती है उस लोन के बदले में। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज टू टेक अ फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रिपेड। और अक्सर ऐसा होता है कि उसे नया लोन लेना पड़ता है मजबूरी में, और पुराना लोन अभी उसने नहीं चुकाया होता है, यानी पुराना वाला लोन अभी बचा रहता है, और ऐसी मजबूरी आ जाती है कि फिर से एक नया लोन लेना पड़ता है। एट प्रेजेंट शी ओन्स द लैंड ओनर ₹5,000।
तो अभी उसके ऊपर 5,000 रुपए का कर्ज है, यानी अपने लैंड ओनर को 5,000 लौटाने हैं इसको। दो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन इट नीड्स। तो जो लैंड ओनर है जिसकी जमीन पे काम करती है, वो इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में वहां काम करती है, क्योंकि उसको जब जरूरत पड़ती है लोन की तो लोन मिल जाता है। Rama tells us that the only source of credit for the landless people in the Sonpur are the landowner employers. तो रमा ने एक चीज ये बताई कि जिन लोगों के पास खुद की जमीन नहीं है, उनको ये जो लैंड ओनर है जिसके यहाँ ये काम करते हैं, वही लोग ये लोन देते हैं, क्योंकि बैंक में या कहीं और पर तो कोलेटरल जमा करना पड़ेगा। अब इनके पास जमीन ही नहीं है तो किस चीज को लगाएंगे? बैंक भरोसा कैसे करेगा कि लोन ले लिया और नहीं चुकाएगा तो हम कैसे वसूलेंगे? तो ये जो लैंड ओनर है यही लोग लोन दे देते हैं, क्योंकि बदले में ये काम कराते हैं इससे। अब हम बात कर लेते हैं लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो बैंक के अलावा द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो रूरल एरियाज के अंदर, विलेज वाले एरिया के अंदर बैंक के अलावा और कौन लोग हैं जो लोन देते हैं? वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसे हम शॉर्ट में कोऑपरेटिव्स कहते हैं, यानी कोऑपरेटिव्स भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं सस्ते दाम पर। मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। तो ये जो कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, वो क्या करते हैं? अपने रिसोर्स, अपने सामान को एक खास एरिया के अंदर लगाते हैं। यानी अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़ी चीजों में पैसा लगाएंगे, कोई कपड़ा बिनने वाले में अगर लगा है तो उससे जुड़ी हुई चीजों में अपना पैसा और सामान लगाएंगे। दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरीके से इसीलिए कोऑपरेटिव्स भी बने हुए हैं। यानी अगर आप फार्मर हैं तो उनकी अलग से मेंबर बने हुए हैं, अलग से सोसाइटी बनी हुई है। आप वीवर हैं, बुनकर हैं, कपड़ा वगैरह बुनते हैं, तो उसके लिए अलग सोसाइटी बनी हुई है। इंडस्ट्री के वर्कर हैं तो उनके लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। तो एक बहुत फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम कृषक कोऑपरेटिव है, तो वो सोनपुर से करीब ही किसी गांव में काम करती है और उसके 2300 किसान मेंबर हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। और ये क्या करती है सोसाइटी? अपने जो मेंबर है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, यानी वो लोग पैसा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, उसका कोई ऑफिस होगा, वहां से कंट्रोल होता होगा, वहां ये लोग पैसा जमा करा सकते हैं। विद दिस डिपॉजिट एट कोलेटरल, कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। तो जो अलग अलग किसान है, जैसे कि हमने बात किया 2300 इसके फार्मर हैं मेंबर, तो ये लोग अपना जितना भी जिसके पास पैसा होता है वो यहां पर आके जमा कर देता है इनके पास, इनके ऑफिस में, और वो लोग इसको कोलेटरल की तरह रख के बैंक से लोन ले लेते हैं। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू द मेंबर। अब जो बैंक से उधार लिया है, लोन लिया है, उसका यूज क्या करते हैं? जो इनके मेंबर हैं जिसको भी जरूरत पड़ती है उसको लोन दे देते हैं। यानी बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो इनके पास कोलेटरल रखने का कुछ नहीं होगा, तो बैंक से तो लोन ले नहीं सकते, तो अगर ये कोऑपरेटिव्स के मेंबर बन गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो आसान रहता है कि इनको ये लोन दे देते हैं। Once these loans are repaid, another round of lending can take place. एक बार आप लोन अगर चुका देंगे तब आपको दूसरा लोन मिल सकता है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो ये जो कृषक कोऑपरेटिव्स है वो लोन किस लिए प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मशीन वगैरह लेनी है तो उसके लिए। लोन फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए सीड्स वगैरह हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उसके लिए। और एग्रीकल्चरल ट्रेड हो गया, यानी गेहूं वगैरह या जो भी फसल है उसको बेचने के लिए, मार्केट में ले जाने के लिए, कोई शॉप वगैरह अगर आपको खोलनी है तो उसके लिए लोन देते हैं। फिशरी लोन होता है, यानी अगर फिशिंग वाली फील्ड के अंदर है और आपको पैसे की जरूरत है तो लोन मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए ये कृषक कोऑपरेटिव्स लोन देता है अपने मेंबर्स को। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। We have seen in the above example that people obtain loan from various sources. तो हम पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि लोग अलग अलग जगह से लोन लेते हैं। कोई मनी लेंडर से ले रहा है, कोई ट्रेडर से ले रहा है, कोई बैंक से ले रहा है, कोई कोऑपरेटिव से ले रहा है। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो जितने तरीके के लोन लेने के तरीके हैं उनको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक फॉर्मल सेक्टर लोन हो गए, दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर लोन हो गए। Among the formal are loans from the bank and cooperatives. तो फॉर्मल के अंदर कौन से आ गए? जो लोन बैंक से मिल रहा है या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है वो आपके फॉर्मल के अंदर आएंगे। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा।
तो इनफॉर्मल में कौन कौन से आएंगे? एक तो मनी लेंडर है जो पैसा उधार वगैरह देते हैं, दूसरा कोई ट्रेडर है, व्यापारी है, वो भी दे सकता है, और एम्प्लॉयर हो गया, यानी कोई आदमी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, किसी के यहाँ काम कर रहा है, तो जिसके यहाँ काम कर रहा है वो कुछ पैसा दे दे, या आपके रिश्तेदार हो गए या दोस्त हो गए, तो ये सारे कौन से आएंगे? इनफॉर्मल। इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो राइट साइड में जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि वो फैमिलीज जो रूरल एरियाज में रहती हैं, यानी विलेज वगैरह एरिया के अंदर रहती हैं, वो कहां कहां से कितना लोन ले रही हैं। मनी लेंडर से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है 33%, और कॉमर्शियल बैंक्स हो गया या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इनसे 25% तो आपका कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसको मिला के 50% हो रहा है। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि 50% फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है और 50% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर? तो यहां यही पूछ रहा है कि ज्यादा क्रेडिट कहां से लिया जा रहा है, फॉर्मल से या इनफॉर्मल से? तो दोनों से बराबर लिया जा रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। तो हमने ग्रुप तो कर लिया कि ये फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल, लेकिन किस बेसिस पे हमने किया? कैसे हम कह रहे हैं कि ये बैंक या कोऑपरेटिव्स फॉर्मल के अंदर आएंगे और बाकी और जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो इनफॉर्मल के अंदर? तो जो फॉर्मल सेक्टर का लोन है उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, वो उसके काम पे निगरानी रखता है, यानी देखता है, नजर रखता है कि हाँ ये फॉर्मल सेक्टर वाले क्या कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैंक कुछ पैसा अपने पास रखता है और बाकी सारा लोन में देता है, यानी 15% वो कैश के फॉर्म में मिनिमम बैलेंस उसके पास रहता है और बाकी वो लोन में देता है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो आरबीआई क्या करता है, इस बात पर नजर रखता है कि हाँ जो बैंक्स हैं उनमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 90% उठा के लोन में दे दिया और 10% पैसा है, तो इन केस अगर लोगों की जरूरत बढ़ गई तो पैसा कहां से देंगे? तो आरबीआई इस पर नजर रखता है और अगर बैलेंस कम होता है तो उनको ऑर्डर करता है कि आप इसको मेंटेन करिए। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. इसी तरीके से आरबीआई ये भी देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक सिर्फ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, और जो व्यापारी हैं उन्हीं लोग को सिर्फ लोन दे रहा है, या फिर जो छोटे किसान हैं या छोटी इंडस्ट्री चलाने वाले हैं या जिन्हें थोड़ा पैसा चाहिए है, स्मॉल बोरोवर्स हैं, उनको भी दे रहा है। तो आरबीआई इसी बात पे नजर रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा सिर्फ आप लोन अमीरों को ही दे रहे हो। Periodically, the bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what rate of interest. तो बैंक को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम, यानी कुछ फिक्स होगा कि कुछ महीने के बाद या एक साल के अंदर एक रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है और उसके अंदर ये बताना पड़ता है कि कितना आपने लोन दिया, कितने पैसे का, और किसको दिया और किस इंटरेस्ट पे दिया। तो ये तीन चीज बेसिक सी आरबीआई को बतानी पड़ती है टाइम टू टाइम। There is no organization which supervises the credit activities of the lender in informal sector. तो अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ऐसा वहां कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, जैसा कि फॉर्मल में आरबीआई देखता है, तो यहां पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जो नजर रखे इन सारी चीजों पर। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। तो जब कोई नजर रखने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो जितना मन करता है उतना इंटरेस्ट वो लगा देते हैं। जैसा कि आप देख चुके हो, पिछले वाले लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि श्यामल के केस में क्या हुआ था कि वहां मनी लेंडर उसको 60% इंटरेस्ट पे दे रहा है जबकि बैंक 8.5% पे दे रहा है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन देने वाले हैं उन पे कोई रोक टोक नहीं है, उनको कोई रोक नहीं सकता कि वो जिस तरीके से चाहे अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। यानी जिसको उधार दिया है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो कोई भी गलत रास्ता वो चूज कर सकते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। जैसे हो सकता है उसका घर पे कब्जा कर लें या उसकी जमीन ले लें या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे वो अपना पैसा ले सकते हैं, चाहे वो तरीका सही हो या गलत, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्जेस आ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं यानी इनफॉर्मल तरीके से जो उधार देने वाले हैं उनको हम कंपेयर करें फॉर्मल से, तो इनफॉर्मल वाले
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं कि वो मनी लेंडर जो श्यामल को देता था वो 60% पे दे रहा था। Thus the cost to the borrower of informal loans is much higher. इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो उधार लेने वाला है उसको ये लोन बहुत महंगा पड़ता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन। अब ये जो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इसका मतलब क्या है कि जिसने भी उधार लिया है वो अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा तो उधार चुकाने में ही लगा देगा, क्योंकि लोन बहुत ज्यादा महंगा है। Hence borrower have less income left for themselves, as we saw for श्यामल in सोनपुर। तो जो उधार लेने वाला है उसके पास बहुत कम पैसा बचेगा, क्योंकि ज्यादातर जो उसका पैसे कमाई हो रही है वो तो लोन में दे दिया उसने, जैसा कि हमने श्यामल वाले केस में देखा था। In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि जो उधार लेने वाला है उसकी इनकम से ज्यादा उसको चुकाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 60% इंटरेस्ट रेट लगा और किसी ने 100 रुपये उधार लिया था, अब उससे मान लीजिए किसी बिजनेस में लगा दिया या खेती में लगा दिया और उसको कमाई होती है 150 यानी 150 रुपए। अब 100 रुपए उसने लगाया था और 150 रुपए मिला, देखने से लग रहा है उसको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन 60% इंटरेस्ट की वजह से उसको 160 रुपए लौटाना पड़ेगा, यानी जितना कमा रहा है उससे ज्यादा उसको उधार चुकाने में लगाना पड़ रहा है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट एज वी सॉ फॉर रमा इन सोनपुर एंड डेट ट्रैप। तो इससे क्या होगा, जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि रमा वाले केस में हमने देखा था, और जो उधार लेने वाला है वो कर्ज के जाल में फंस जाएगा। Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing। और जो लोग अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोन बहुत ज्यादा महंगा है, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। इसी वजह से जो बैंक है और कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको और ज्यादा लोन देना चाहिए, क्योंकि हमने अभी देख लिया कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी प्रॉब्लम्स है। एक तो बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो ज्यादातर पैसा कुछ लोगों का तो इसी लोन चुकाने में लग जाता है, कुछ लोगों का तो जितनी कमाई नहीं होती उससे ज्यादा लोन में लगाना पड़ जाता है, और कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि लोन बहुत ज्यादा महंगा है। इसीलिए जरूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आगे आए और ज्यादा से ज्यादा लोन यही लोग दें, क्योंकि ये सस्ते रेट पे लोन दे सकते हैं। दिस वुड लीड टू द हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। तो इससे फायदा क्या होगा, बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि वो लोन लेंगे और इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है, तो बाकी जो पैसा बच जाएगा वो अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं, और बहुत सारे लोग सस्ते में लोन ले सकते हैं और दूसरी चीजों के लिए, यानी जो भी उनकी जरूरत है उसके लिए वो लोन ले सकते हैं क्योंकि लोन बहुत सस्ता है। दे कुड ग्रो क्रॉप्स टू बिजनेस सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो वो क्या कर सकते हैं, क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं क्योंकि लोन सस्ते में मिल जा रहा है। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। वो नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं और सामानों का व्यापार कर सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो देश के डेवलपमेंट के लिए सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट ये बहुत जरूरी है, यानी सस्ता हो, उस पर बहुत कम इंटरेस्ट लगे और इतना लगे कि जितना एक जनरल आदमी अफोर्ड कर सकता है कि हाँ चलो हम इतना इंटरेस्ट तो दे ही सकते हैं। तो ये जरूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। ग्राफ 2 shows the importance of the formal and informal sources of credit for the people in urban areas। तो हम ग्राफ देख लेते हैं। तो यहां पर जो ग्राफ है वो अर्बन हाउस होल्ड के लिए है, यानी जो फैमिलीज शहर के एरिया में रहते हैं उनके लिए ग्राफ दिया हुआ है। तो जो आपका ब्लू वाला है वो इनफॉर्मल सेक्टर दिखा रहा है और पर्पल वाला फॉर्मल सेक्टर दिखा रहा है। तो पहला वाला हम देखें तो पुअर हाउस होल्ड, यानी गरीब लोग जो शहर के अंदर रहते हैं वो जो लोन लेते हैं वो कहां से लेते हैं, तो ये वाला 85% ब्लू है, यानी 85% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। यानी शहर के अंदर जो गरीब रह रहे हैं वो 85% जो लोन है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। इनफॉर्मल से ले रहे हैं यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे ले रहे होंगे, और सिर्फ 15% फॉर्मल से ले रहे हैं। फिर अगला केस देखते हैं, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, यानी वो फैमिली वाले जिनके पास थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, यानी गरीब नहीं है, थोड़ा सा और ज्यादा है, कुछ चीजें भी उनके पास और हैं, तो उनमें 53% इनफॉर्मल से लिया जा रहा है। और वेल ऑफ हाउस होल्ड, यानी जो अच्छी खासी फैमिली से हैं, थोड़े अमीर हैं, वहां पर 28% इनफॉर्मल से लिया जा रहा है। और जो रिच हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं,
वो सिर्फ 10% इनफॉर्मल से ले रहे हैं। तो इस ग्राफ को देख के आप ये समझ गए होंगे कि अगर हम पहले वाले और लास्ट वाले कंपेयर करें तो ये पता चलता है कि गरीब आदमी ज्यादातर लोन कहां से ले रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से, और अमीर ज्यादातर कहां से ले रहा है, फॉर्मल सेक्टर से। यानी अमीर को सस्ते रेट पे मिल रहा है लोन और गरीब को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है। द पीपुल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो हमने चार्ट में देखा 4 ग्रुप में है। पुअर टू रिच यानी गरीब हैं, उसके बाद थोड़ा सा और उनकी अच्छी कंडीशन है, फिर और थोड़ा अमीर की कैटेगरी में आ गए हैं, और फिर ठीक ठाक अमीर। तो ये चार हमने देखा था। यू कैन सी दैट द 85% ऑफ द लोन टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स। तो शहर के अंदर जो गरीब रहने वाले हैं वो ज्यादातर यानी 85% लोन कहां से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड। तो अगर रिच से कंपेयर करें, व्हाट डू यू फाइंड, ओनली 10% ऑफ दियर लोन आर फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज while 90% आर फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज। तो सिर्फ 10% लोन है जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लिए जा रहे हैं, बाकी 90% फॉर्मल तरीके से लिए जा रहे हैं, यानी जहां लोन सस्ते में मिल जा रहा है और आसानी से मिल जा रहा है। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन द रूरल एरियाज। तो सिर्फ अर्बन एरियाज की ही कहानी ये नहीं है, ऐसा ही रूरल एरियाज के अंदर भी है, यानी विलेज एरिया के अंदर भी चले जाएं तो यही है। जो बहुत ज्यादा गरीब आदमी है उसको फॉर्मल तरीके से लोन नहीं मिल पा रहा है, यानी बैंक और कोऑपरेटिव से लोन नहीं मिल पा रहा है। The rich household are availing cheap credit from the formal lender, whereas poor household have to pay a large amount for borrowing. तो अमीर आदमी उसको सस्ते में मिल जा रहा है लोन, और जो गरीब आदमी है उसको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं इस लोन के लिए। What does all this suggest? तो इससे क्या हमको सजेशन मिलता है, क्या चीज हमको समझ में आती है? First, the formal sector still meet only about half of the total credit need of the rural people. तो पहला वाला जो ग्राफ हमने देखा था उससे हमें क्या पता चला था कि 50% लोन कहां से मिल रहा है, फॉर्मल सेक्टर से मिल रहा है, यानी 25% आपका कोऑपरेटिव से और 25% बैंक से था। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स। तो बचे हुए 50% कहां से हो रहा है, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से हो रहा है। मोस्ट लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। तो ज्यादातर जो लोन लिए जा रहे हैं इनफॉर्मल लेंडर से, यानी वो लोग जो इनफॉर्मल तरीके से उधार दे रहे हैं, एक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, और उससे जो उधार लेने वाला है उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, बहुत थोड़ा सा ही उनकी इनकम में फर्क पड़ रहा है। Thus, it is necessary that the bank and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स वो लेंडिंग को इंक्रीज करें, यानी ज्यादा और लोन दें, खास तौर से जो रूरल एरियाज हैं, विलेज एरिया, वहां पर, ताकि जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल पे वो कम हो सके। यानी ज्यादा लोन कहां से मिलना चाहिए, वो फॉर्मल तरीके से, क्योंकि वहां से सस्ता मिल जाएगा और सारी चीजें नियम कानून के हिसाब से चलती हैं। सेकेंडली, while formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receive these loan. तो ये चीज तो हमने देख लिया कि फॉर्मल सेक्टर से लोन ज्यादा मिलना चाहिए और इनफॉर्मल से कम होना चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर से हर किसी को लोन मिलना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि अमीर लोगों को ज्यादा मिल रहा है फॉर्मल सेक्टर से और गरीब को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। At present, it is the richer household who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ अमीर ही है जो फॉर्मल तरीके से लोन जिसको मिल पा रहा है, और गरीब लोगों को अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। तो ये बहुत जरूरी है कि फॉर्मल जो क्रेडिट है उसको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी जितना अमीरों को मिले उतना गरीबों को मिले, ताकि गरीबों का इससे फायदा हो सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो हम पिछले वाले लेक्चर में देखे थे कि जो गरीब फैमिली है वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, यानी वो जो लोन ले रहे हैं वो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। तो अगर विलेज एरिया के अंदर हम जाएं तो ज्यादातर बैंक नहीं है वहां पर। बैंक ज्यादातर कहाँ होते हैं, शहर के एरिया के अंदर होते हैं, और विलेज एरिया के अंदर बहुत कम है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। और अगर बैंक है भी तो बैंक से लोन लेना ज्यादा मुश्किल है अगर कंपेयर करें इनफॉर्मल सोर्सेज से। इनफॉर्मल सोर्सेज से आसानी से लोन मिल जा रहा है, वहीं बैंक से लेना मुश्किल है। As we saw for Mega, bank loans require proper documentation and collateral.
तो पेज 45 पे जो हमने हाउस लोन वाला केस पढ़ा था, जहां मेघा जिसे हाउस लेना था, तो उसको लोन लेने के लिए कितनी सारी चीजों से गुजरना पड़ा था। एक तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगे थे, दूसरा कोलेट्रल सबमिट हुआ था, और मोड ऑफ रिपेमेंट डिसाइड हुआ था। तो ये सारी चीजें उसे करनी पड़ी थी लोन लेने के लिए। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। तो जो सबसे बड़ा कारण है गरीबों का बैंक से लोन ना मिलने का, वो कोलेट्रल की कमी है। यानी कोलेट्रल उनके पास है ही नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं जो कोलेट्रल की तरह बैंक के पास सबमिट करा सके, इसीलिए लोन उनको नहीं मिल पा रहा है। Informal lenders such as money lender on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give loan without collateral। अब जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं जैसा कि मनी लेंडर, वो क्या करते हैं, जो बोरोवर है यानी जो पैसा लेने वाला है उसको पर्सनली जानते हैं। फॉर एग्जांपल उसी के गांव का है, उसी के आसपास रहता है, तो उसको जानते हैं, इसीलिए उसको दे देते हैं कि ठीक है इस पर भरोसा करते हैं, चलो हम इसको दे देते हैं। बिना कोलेट्रल के भी उसको लोन दे देते हैं कि भाग के कहाँ जाएगा। The borrowers can, if necessary, approach the money lender even without repaying their earlier loans। तो जिसने लोन लिया है वो पुराना लोन चुकाए बिना नया लोन भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल पुराना वाला लोन अभी नहीं चुका पाया, लेकिन फिर वो पहुंच गया कि हमें और लोन चाहिए, तो मनी लेंडर उसको दे देता है। However, the money lenders charge very high rate of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrowers। लेकिन ये जो मनी लेंडर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं जो लोन देते हैं, और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं रहता कि हाँ कितना पैसा दिया और कितना पैसा तुमने वापस कर चुके हो। और जो गरीब पैसा लेने वाले हैं, उधार लेने वाले हैं, उनको परेशान भी करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू पुअर। तो अभी कुछ सालों में क्या हुआ है कि लोगों ने नए तरीके खोज लिए हैं कि किस तरह से हम गरीबों को लोन दे सकते हैं। The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups (SHGs) and pool collect their savings। तो जो नए नए आइडिया हैं उनमें एक आइडिया जो सबसे अच्छा माना जाता है वो ये कि जो रूरल एरियाज के अंदर जो गरीब हैं, खास तौर से महिलाएं, उनको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाए, यानी उन लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए ताकि वो सब अपना पैसा मिलाकर और एक दूसरे की जरूरत के लिए काम आ सके। A typical SHG has 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly। तो एक SHG के अंदर करीब करीब 15 से 20 मेंबर होते हैं जो कि आसी पास के होते हैं, यानी हो सकता है एक ही गांव के वो लोग हों, और वो रेगुलर बेसिस पे मिलते भी रहते हैं और अपना पैसा मिलाकर कलेक्ट करते रहते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। अब जो सेविंग होती है यानी सब लोग मिलाकर पैसा जो इकट्ठा करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हाँ वो कैसे कंडीशन है उनकी, कितना वो पैसा दे सकते हैं आसानी से। तो 25 से लेके 100 रुपीज या उससे ज़्यादा वो लोग जमा करते रहते हैं टाइम टू टाइम। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब जो उसके मेंबर होते हैं, मान लो 10 या 15 मेंबर हैं उसके, तो उस मेंबर में किसी एक को लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो सब लोगों ने पैसा मिलाकर इकट्ठा किया होता है, जो सेविंग की होती है, उससे लोन दिया जा सकता है किसी मेंबर को जिसको ज़रूरत हो। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्ज। तो मान लो किसी मेंबर को ज़रूरत है तो उसको लोन दे दिया, वही पैसा जो सब लोगों ने इकट्ठा किया था, और उस पर इंटरेस्ट भी लगाते हैं, लेकिन इतना नहीं लगाते जितना मनी लेंडर लगाता है, क्योंकि जो ग्रुप के सारे मेंबर हैं वो सभी गरीब हैं और ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट कम रखे हैं कि इस ग्रुप में किसी को भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से पैसा ले सके। After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loan from the bank। और 1 साल या 2 साल के बाद जब अच्छी खासी सेविंग हो जाती है तो वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल सब ने पैसा जमा करते करते 1 लाख रुपए हो गया। अब बैंक का अपना एक कंडीशन होती है कि हाँ इतना अगर एसएचजी के पास आ जाएगा तो हम इतना लोन दे सकते हैं। तो ये रेशियो जनरली 1:4 का होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आपने जमा कर लिया और बैंक में सबमिट कर दिया, तो उसको कोलेटरल की तरह से ये ग्रुप रख सकता है, और उसके बदले में मैक्सिमम, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, तो कुछ बैंक उसका 4 टाइम्स लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 लाख रुपए आपने कोलेटरल की तरह रखा तो 4 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं उस पैसे को रख के। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। अब लोन किसके नाम से मिलता है? लोन पूरे ग्रुप के नाम से मिलता है। जैसे हम जनरल अगर आदमी लोन ले तो जैसे मैं लूंगा तो मेरे नाम से लोन मिलेगा, लेकिन
यहां पर जो होता है वहां किसी मेंबर के नाम पे नहीं, बल्कि उस ग्रुप का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उस ग्रुप को पूरे वो लोन मिलता है। और इस लोन से फायदा क्या होता है कि जो उसके मेंबर हैं वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके, यानी अपना कुछ काम वगैरह करना चाहें, कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाना चाहें या खेती करना चाहें, तो उसके लिए उनका पैसे का इंतजाम हो सके। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज्ड लैंड। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा लोन किस लिए लिया जा सकता है, मान लो कोई मेंबर है और उसकी जमीन गिरवी है, मॉर्टेज्ड मतलब गिरवी रखी है, किसी से लोन लिया था और उस जमीन को गिरवी की तरह रखा था और किसी वजह से लोन नहीं चुका पाया, तो वो जमीन उसकी फंस गई है जो मनी लेंडर या जहां से भी लोन लिया था। तो अब ये जो बैंक से लोन लिया है, इसकी मदद से क्या करेगा, वो जो पुराना लोन था जिससे भी लिया था उसको दे देगा और अपनी जमीन छुड़ा लेगा। अब जमीन उसको मिल जाएगी तो वो खेती वगैरह करके या कोई दूसरा काम करके वो बैंक का लोन चुका देगा। तो ये जो बैंक से लोन लिया गया वो इस काम आ सकता है। और किस काम आ सकता है, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, यानी कोई भी काम कर रहे हैं जैसे खेती वगैरह, तो उसके लिए जो चीजें की जरूरत है वो खरीदी जा सकती है, जैसे सीड खरीदना, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल, जैसे आपका बैम्बू हो गया या क्लोथ हो गया, तो इसको खरीदने के लिए काम आ सकता है ये पैसा जो बैंक से लोन लिया गया है। फॉर हाउसिंग मटेरियल, घर बनाने के लिए सामान जैसे ईंटा, बालू, सीमेंट, ये सब हो गया। फॉर एक्वायरिंग एसेट लाइक स्विंग मशीन, हैंडलूम, कैटल एक्सेट्रा। और कौन सी चीजें खरीदी जा सकती हैं इस लोन से, जैसे सिलाई की मशीन हो गया, हैंडलूम हो गया और कैटल वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये सारे वो काम है जो ये ग्रुप लोन लेके अपने मेंबर को प्रोवाइड कर सकता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड द लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। अब जो इंपॉर्टेंट से डिसीजन होते हैं लोन से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, वो कौन लेता है, वो ग्रुप के मेंबर ही लेते हैं, कोई बाहर से डिसीजन नहीं लेता। ग्रुप को ही लोग आपस में बैठते हैं और फिर अपना एक दूसरे से पूछ के डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या करना है। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन्स टू बी ग्रांटेड। अब जो ग्रुप के अंदर लोन दिया जाता है, यानी जो ग्रुप वाले आपस में पैसा इकट्ठा करे हैं, उसी पैसे से अगर किसी को लोन देना है किसी मेंबर को, तो उसके बारे में भी आपस में डिस्कशन करते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे द पर्पस, यानी किस किस काम के लिए लोन दिया जा सकता है। अब मान लो कोई मेंबर बन गया और कहा कि हमको घूमने जाना है, हमको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो उसके लिए तो लोन नहीं दिया जा सकता ना। यह ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि जो बहुत जरूरी काम है उनको पूरा किया जा सके। तो वहां यह भी डिसाइड होता है, वो लोग ग्रुप के मेंबर आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हाँ किस किस पर्पज के लिए लोन दिया जाएगा इस ग्रुप के अंदर, और अमाउंट कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा। अब कोई आकर कहते कि हमको 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो इतना थोड़ी ना देंगे, एक डिसाइड होगा कि हाँ इतना अमाउंट हम दे सकते हैं लोन। इंटरेस्ट टू बी चार्ज, कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल एक्सेट्रा, और कैसे वापस किया जाएगा, यानी कितने टाइम में जो लोन दे रहे हैं हम और उसको कितने टाइम में वापस किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्रुप वाले मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब जब ये ग्रुप वाले बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पर लोन को चुकाने की जिम्मेदारी किस पे होती है, पूरे ग्रुप पे होती है, यानी पूरा ग्रुप जिम्मेदार है उसी को मिला जुला कर अपना लोन देना है, क्योंकि किसी एक आदमी के नाम पे तो लोन मिलता नहीं, पूरे ग्रुप पे मिलता है, इसीलिए लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी पूरे ग्रुप पे होती है। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ द लोन बाई एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाई अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। और अगर कोई एक भी लोन अपना नहीं चुका पाता तो यह एक बहुत गंभीर मामला हो जाता है सारे मेंबर्स के लिए, यानी ऐसे हल्के में नहीं उड़ा सकते कि हाँ चलो वो लिया था वो जाने, बल्कि सारे मेंबर्स की जिम्मेदारी है, इसीलिए उनको इस बात को सीरियसली लेना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वोमेन when organized in SHGs even though they have no collateral as such। अब चूंकि पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है लोन को चुकाने की, इसी खासियत की वजह से बैंक तैयार हो जाता है गरीब वुमेन्स को लोन देने के लिए जो कि एसएचजीज के अंदर ऑर्गेनाइज है, यानी जुड़ी है, बिना किसी कोलेटरल के। क्योंकि बैंक को इतना मालूम है, अब बैंक क्या करता है, बैंक देखता है हाँ भैया तुम्हारे पास कुछ है, कोलेटरल वगैरह है, तब हम लोन दें। लेकिन जब पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी है लोन चुकाने की, तो ये नहीं देखता कि हाँ इस लोन को जिसको दिया जाएगा उसके पास कुछ है या नहीं। बैंक ये जानता है कि हाँ इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो चुका ही देगा लोन। इसीलिए वो महिलाएं जो गरीब हैं और उनके पास कोई चीज कोलेटरल की तरह नहीं है, उसे भी बैंक लोन दे देता है। Thus the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral। तो इस तरह से जो SHGs हैं
वो मदद करते हैं जो लोन लेने वाले हैं कोलेट्रल वाली प्रॉब्लम से उभरने के लिए। यानी जिसके पास कोलेट्रल नहीं है, अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाता है तो उसको भी लोन मिल जाएगा। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। तो उन्हें टाइम टू टाइम लोन मिल सकता है अलग अलग काम के लिए और एक ठीक ठाक रेट पर। मोर ओवर SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। तो ये जो SHGs हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके लिए? जो रूरल एरियाज के अंदर गरीब रहते हैं उनके लिए। यानी एक अकेला गरीब होगा जिसके पास कुछ कोलेट्रल वगैरह नहीं होगा, वो लोन नहीं दे सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन जब ये लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और SHGs के अंदर ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इनकी मदद करना आसान हो जाता है। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाओं की मदद करता है। किस तरह से? उनको सेल्फ रिलायंट बनाता है, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, यानी पैसे के मामले में वो किसी पे डिपेंड नहीं रहती। तो इसके अलावा और क्या करता है? ये जो मीटिंग होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की बार बार, इसमें और चीज़ों का भी डिस्कशन होता है। जैसे कोई बीमार है तो उसके लिए भी डिस्कशन होता है कि हाँ वो बीमार हैं, उनकी कुछ मदद की जा सके। और किसी को खाने वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी देखा जाता है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस है यानी घरों के अंदर जो लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ वाला, उसको भी सॉल्व कराने में मदद हो जाती है, क्योंकि एक ग्रुप बना होता है तो एक लगाव सा हो जाता है। तो ये सारे फायदे होते हैं इसके। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. तो बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक की कहानी है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है और उस स्टोरी में हमको ये पता चलता है कि किस तरह से गरीबों की मदद की जा सकती है, उन तक क्रेडिट यानी लोन को पहुंचाया जा सकता है ठीक ठाक रेट पे। स्टार्टेड इन 1970s। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1970s के अंदर एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह इसे स्टार्ट किया गया था। ग्रामीण बैंक इन 2018 हैज, तो 2018 के अंदर ग्रामीण बैंक के अंदर 9 मिलियन मेंबर बन गए थे और 81,600 विलेज के अंदर ये ग्रामीण बैंक पहुंच चुका था बांग्लादेश के। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जो यहाँ लोन लेने वाले लोग थे उनमें ज्यादातर महिलाएं थीं जो कि बहुत गरीब घर से आ रही थीं। These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but they can start and run a variety of small income generating activities successfully. अब ये जो उधार लेने वाली महिलाएं थी जो कि ग्रामीण बैंक से पैसा उधार ले रही थी, उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ जो गरीब महिलाएं हैं उन पर भी भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि एक सोच सी डेवलप हो जाती है ना कि ये गरीब है और महिला है, ये कहाँ से लोन चुका सकती है। तो इन्होंने साबित कर दिया कि हाँ हम भी लोन चुका सकते हैं और बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि लोन इन्होंने चुका रहे थे तभी तो बैंक चल रहा था, वरना अगर पैसा लेकर सब लोग लोन चुका ना पाते तो बैंक कैसे चलता? बैंक चल रहा है, इसका मतलब जो गरीब महिलाएं लोन ले रही हैं वो पैसा भी चुका रही हैं, इसीलिए बैंक चल रहा है। तो उन्होंने साबित कर दिया है कि उन पर भी भरोसा किया जा सकता है। तो जिन्होंने बैंक ओपन किया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वो कहते हैं अगर क्रेडिट को गरीब लोगों तक अवेलेबल किया जा सके ठीक ठाक कंडीशन पे तो मिलियंस ऑफ जो छोटे छोटे लोग हैं और उनकी जो छोटे छोटे कामकाज हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, उनकी हेल्प की जा सकती है और इस तरह से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का चमत्कार किया जा सकता है। समिंग अप, यानी अब हम समरी देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं? आपका करेंसी होता है जिसके अंदर पेपर नोट्स और कॉइन होते हैं, एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम, और किस तरह से उनको बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। जैसे ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर हु कीप देयर मनी इन द बैंक एंड ऑन द अदर साइड आर द बोरोवर्स हु टेक लोन फ्रॉम दिस बैंक। तो एक तरफ वो लोग हैं जो पैसा जमा कर रहे हैं बैंक के अंदर और दूसरे वो लोग हैं जो लोन की तरह लोन के फॉर्म में पैसा बैंक से ले रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है कि लोन लिया जाए, यानी कोई भी चीज जिससे आप पैसा कमाते हो तो उसमें आपको लोन जनरली लेना पड़ता है। क्रेडिट के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसा कि हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं, सलीम वाले जो जूता बनाता था उसने मदद की थी इस लोन ने। और इन सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोवर्स वर्स ऑफ, और कभी कभी कंडीशन लोगों की खराब भी हो जाती है, जैसे स्वप्ना वाला केस हमने देखा था। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, तो ये जो क्रेडिट है वो अलग अलग जगह से आपको मिल सकता है। आइदर फॉर्मल सोर्स
या आपका इनफॉर्मल सोर्स से। अब फॉर्मल में कौन सा आ गया, बैंक हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया। इनफॉर्मल के अंदर आपके मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर हो गया, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो यहां से मिल सकता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरीज सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स। अब टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होगा, यह भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि जो लोन लिया गया है वो कहां से लिया गया है, फॉर्मल से लिया गया है या इनफॉर्मल से लिया गया है। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स। अभी के टाइम देखें तो अमीर ही लोग हैं जो ज्यादातर फॉर्मल तरीके से लोन ले रहे हैं, और गरीब का देखें वो अभी भी डिपेंड है किस पे, इनफॉर्मल सोर्सेस पे। इट इज एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेस सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो और ज्यादा लोन दे, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर पे लोग अभी ज्यादा डिपेंडेंट हैं वो कम हो सके। Also, the poor should get a much greater share of formal loans from the bank, cooperative societies, etc. और गरीबों को भी उसमें शेयर मिलना चाहिए, यानी इस फॉर्मल सेक्टर के अंदर गरीबों का भी शेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बढ़ा तो रहे हैं हम, लेकिन वो बढ़ा हुआ पैसा सिर्फ अमीरों तक ही पहुंच रहा है। बोथ दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है, एक तो फॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा लोन मिले और गरीबों को भी मिले और अमीरों को भी मिले, ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों को ही मिले। तो यहाँ आगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। ओके, थैंक यू।